हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी मेन टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये विजन आईएएस की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये टेस्ट नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि गाइज दो पार्टों में हम डिवाइड नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए 3 पार्टों में ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे 3 ही पार्टों में डिवाइड करूँगा, क्योंकि अब हो नहीं पा रहा है, वरना मैं ज़रूर करता। ठीक है, और आगे वैसे भी ये जो इकोनॉमी रहती है ना, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़ा सा लंबे भी हैं और थोड़ा सा लेंदी भी होते हैं, तो इसको हमको समझाना पड़ता है, तो इसमें हमें ये 3 पार्ट करने ही होंगे। ठीक है, आगे के जो भी आएंगे, अगर जो वो अच्छे होंगे तो उनको मैं 2 में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये है हमारा कि आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता की विवेचना करना है। ठीक है, मतलब उसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि क्या है ये, मतलब तो आर्थिक जो विकास है, ये विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है एक्चुअली में, और आर्थिक विकास में, सॉरी, आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, तो इसको बताते हुए, इसके महत्व बताते हुए हमको मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और फिर इसके समक्ष जो चुनौतियां आती हैं वो कौन कौन सी है, और नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये क्या है नई औद्योगिक नीति। ठीक है, उसके बारे में हमको जो है डिस्कस करते हुए और इसका सोल्यूशन देते हुए हमको आंसर समाप्त कर देना है। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष में हमारा सोल्यूशन आ जाएगा पूरा। तो इस प्रकार हम जो है पूरा आंसर जो है उसका उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है। तो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उद्यमों को शामिल किया जाता है जो सामग्रियों, पदार्थों या घटकों के नए उत्पादों में रूपांतरित करने में संलग्न होते हैं। इस प्रकार इसमें विविध विनिर्माण कंपनियां जैसे इलेक्ट्रिक, सीमेंट, प्लास्टिक, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी उत्पाद आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल से जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके जो बीच में ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने का जो काम करता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आर्थिक विकास के संबंध में विनिर्माण का महत्व क्या है, तो इसमें क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम इसके लिए हम काम करें। ठीक है, तो इसमें देखो, मूल्यवर्धन, यह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों के मूल्यवर्धन का कार्य करता है। ठीक है, अपने कच्चे माल का उपयोग कर उच्च मूल्य की विविध तैयार वस्तुओं एवं सामग्रियों के विनिर्माण में संलग्न देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं। ठीक है, और कृषि पर निर्भरता को कम करना। तो इस ये सेक्टर जो होता है विनिर्माण वाला, इसमें जो हमारा जो रोजगार भी होता है, इससे हम जो अपना रोजगार भी अच्छे से क्रिएट होता है। ठीक है, जिससे बहुत लोगों को इसमें जॉब भी मिलता है। ठीक है, तो इसकी मतलब कृषि पर निर्भरता कम करता है, तो मतलब कृषि कृषि की वृद्धि में स्थिरता के अनेक मतलब आलोक में विनिर्माण क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न श्रम बल के एक बड़े भाग को नियोजित करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, और निर्यात में वृद्धि का भी एक मार्ग है ये, मतलब प्रशस्त करता है। जैसे विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जो हब बनाने से भारत न केवल अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकता है, बल्कि पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि कर सकता है। तो ये भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पूंजी संचय की अगर हम बात करें तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र पूंजी संचय के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है, जो कृषि एवं सेवाओं में अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तकनीकी प्रगति की बात करें तो इसमें क्या मतलब इससे तकनीकी की क्या प्रगति होती है। तो देखो, इसमें जो विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा ऐसी मशीनों का निर्माण संभव है जो अन्य क्षेत्रों जैसे कि कृषि क्षेत्र आदि को आधुनिक बनाने में सहायता कर सकती है। तो ये मतलब एक मतलब जो कृषि यंत्र होते हैं उनके लिए जो फर्टिलाइजर्स होती है, पेस्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं, तो उनको बनाने में भी ये मतलब महत्वपूर्ण काम करते हैं। ठीक है,
गुणक प्रभाव तो श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र आपूर्ति उद्योग की एक विस्तृत श्रृंखला से कच्चे माल संसाधनों और साथ ही सेवाओं से संबंधित मांग को बढ़ावा प्रदान करता है। इस प्रकार विनिर्माण जो क्षेत्र में सृजित प्रत्येक रोजगार से संबंधित क्षेत्रकों में 2 से 3 अतिरिक्त नौकरियों के रूप में एक गुणक प्रभाव ही होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये रोजगार को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रकों में जो 2 से 3 अतिरिक्त नौकरियों के रूप में करते हैं। तो अगर हम उपयुक्त के बारे में बात करें तो महत्व के बारे में, तो इसके अलावा भी हम देखो महत्व के बावजूद जो हमारा ये इतना बड़ा इतना महत्वपूर्ण है ये विनिर्माण क्षेत्र, उसके बावजूद भी विनिर्माण क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में केवल 16% है। ठीक है, कुछ 16% से कुछ ही अधिक है, मतलब 17% से कम है, 16 से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, जो इसकी संभावित क्षमता में अत्यधिक कम है। और यद्यपि औद्योगिक नीति 1991 के एक नव उदारीकरण अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे, तथापि भारत द्वारा अपेक्षाकृत जो अधिक विवेकशील और जो त्वरित सुधार व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो उससे पहले इसको लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने 1991 में जाकर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो भविष्य हेतु तैयार औद्योगिक नीति को लागू करने की आवश्यकता है, जो भारत के औद्योगिक विकास के समक्ष उत्पन्न निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान कर सकती हो। ठीक है, इसे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती हो। ठीक है, तो जैसे इसमें है कि मतलब जटिल व्यवसायिक परिवेश, तो जटिल और अत्यधिक समय लेने वाली व्यवसायिक प्रक्रियाएं तथा बहु स्तरित कर प्रणाली। ठीक है, ये व्यवसायिक प्रगति को बाधित करती है। तो यह एक हमारे सामने इसके लिए चुनौती है, जो हमारा ये विनिर्माण क्षेत्र है। ठीक है, और निम्न उत्पादकता की बात करें तो भारत में उत्पादकता चीन की उत्पादकता की तुलना में केवल 1/3 है। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितना कम हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और भारत में श्रमिक निम्न उत्पादक और निम्न मजदूरी वाली गतिविधियों में आवश्यकता से अधिक संलग्न है। ठीक है, तो उन्हीं में अब वो काम कर रहे हैं। तो ये मतलब ये भी हमारे लिए इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मतलब हो जाता है। ठीक है, और प्रतिबंधात्मक श्रम कानून, तो श्रम कानूनों का स्वरूप अत्यधिक सुधारात्मक है, जो नियोक्ता को श्रम गहन क्षेत्रों में निवेश किए जाने को निरुत्साहित करता है, मतलब उसको जो है हतोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसमें भी सुधार होने चाहिए, मतलब श्रमिकों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जो मतलब उसके ये मतलब एक मतलब उद्योग शुरू करने वाले होते हैं, या फिर जो विनिर्माण क्षेत्र में जो कंपनीज लगाते हैं। ठीक है, तो उनके भी सुरक्षा की बात की जानी चाहिए उसमें। ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से काम कर पाए। ठीक है, और व्यापार संबंधी चुनौतियां, जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से निर्यातक स्थिर या कम होती है। वैश्विक मांग और वैश्विक स्तर पर बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों जैसे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, चीन और मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो देशों से सस्ते आयात के कारण विशेष रूप से भारतीय जो मीडियम स्मॉल और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं क्षेत्र कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। तो ये मतलब ये भी एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमको ध्यान में चलना है, जिससे कि हमारा ये सेक्टर है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए और आधुनिक एवं विकास तथा नवाचार पर अपर्याप्त व्यय। तो मतलब जो ये जो अनुसंधान है, ठीक है, अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश अत्यंत कम होता है तथा निजी निवेश परियोजनाओं की दीर्घ परिपक्वन अवधि यानी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड जो होता है, ठीक है, और अनिश्चित प्रतिफल के कारण भी सीमित है। तो ये रिसर्च और इस पे हमको बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आए और हम लोग उस जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको हम सस्ती दर पर बेच सकें। ठीक है, जिससे मतलब चाइना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या एमएसएमई जो सेक्टर जिस चीज़ को फेस कर रहा है उसको हम निकाल पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान समय के अनुरूप वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने वाली एक व्यापक और नई औद्योगिक नीति विश्व स्तर पर
प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो एक एक नई मतलब औद्योगिक नीति होनी चाहिए जो मतलब अब वर्तमान की मांग है, क्योंकि वो बाबा आदम जमाने की चली आ रही है, 1991 में आई थी, उससे हम लोग कितना 30 साल आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो 30 साल बाद कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं ये तो हम लोग समझते ही हैं, मतलब 10 साल में इतने चेंजेस आ जाते हैं और यह 30 साल की वही पॉलिसी चल रही है। ठीक है, तो यह वर्ष 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़कर मतलब 25% करने का लक्ष्य को प्राप्त करने तथा अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करने तथा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजित करने में अत्यधिक सहयोग प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल देख लिया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की संभावना पर प्रकाश डालते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये क्या होता है, मोबिलिटी एक्चुअली में है क्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भारत में क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, उनको मतलब उनके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में संक्रमण से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, किस चुनौतियों का लोग सामना करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो सुगम संक्रमण और सुझाव प्रस्तुत करें, जो ये मतलब जो संक्रमण से जुड़ी चुनौतियां हैं उनके क्या मतलब अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उनके क्या मतलब हमारे उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी के बारे में हमको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेना है। और देखो ये ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमको तो मतलब अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ही लेना है। भारत सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। ठीक है, साधारणीय परिवहन के लिए अपनी संभावनाओं के कारण भारत वर्ष 2030 तक पूर्णतया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजना बना रहा है। तो 2030 तक पूरी तरह से मतलब अगर जो ये बना लेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे जो हमारे कंट्री हैं, ठीक है, जो ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ से हम लोग सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि मतलब क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, तो उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, अन्य देशों का दबाव जो रहता है हमारे ऊपर वो कम हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ें। लेकिन अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं इसमें कि जैसे जैसे अब जो ये मतलब इलेक्ट्रिक वाहन वाली जो सुविधाएं हैं, बैटरी चार्जिंग वाली कैसे बैटरी को, पहले तो बैटरी बनाना एक चैलेंज है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी के साथ जो उसको इतना चला पाए, और उसके साथ साथ हमारा जो इसमें उसके चार्जिंग वो होने चाहिए जो जैसे पेट्रोल पंप हमें जगह जगह मिल जाते हैं, तो उससे उसी तरह हमको ये चार्जिंग जो है हब होने चाहिए, चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए जहां हम कार को चार्ज कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब हमारे कॉजेज और वो पॉइंट हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखो देखते हैं एक एक करके। तो इसमें निम्न परिचालन लागत, देखो कम लागत आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के परिचालन में यात्रियों की एक विशाल आबादी को कम किराए का लाभ प्राप्त हो सकता है, तो किराया कम देना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरणीय लाभ ये तो हमने पहले ही बताया कि परिवहन क्षेत्र में CO2 के उत्सर्जन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, तो भारत दूसरा सबसे योगदान करता है, तो इसमें भी कमी आएगी। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग में 64% और कार्बन उत्सर्जन में जो है 37% तक की कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा में भी इतनी मांग आ सकती है, मतलब हम पूरी मतलब डिपेंडेंसी जो हमारी क्रूड ऑयल पे है वो लगभग के लगभग हम समाप्त कर लेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी हमारी इससे पूरी हो जाएगी। ठीक है, और हमारे आयात पर जो निर्भरता में कमी आएगी। जैसे भारत में अपने जो परिवहन ईंधन के 80% से अधिक आपूर्ति की करने के लिए तेल का आयात करता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आयात
आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। तो ये भी पॉइंट हमने पहले ही कहा कि ठीक है। और ये आर्थिक अवसर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी विनिर्माण जैसे संबद्ध क्षेत्र हैं जो सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहन करने से भारत के परिवहन बाजार क्षेत्र में विविधता आएगी और अत्यधिक आर्थिक अवसर सृजित होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत के बैटरी बाजार का आकार वर्ष 2025 तक $9 बिलियन होने की संभावना है और जिसमें से अधिकांश बैटरियों का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक मतलब अच्छा पॉइंट है। और भारत में उपलब्ध क्षमता, तो इसकी कितनी क्षमता है, तो इस मिशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में स्थानांतरण हेतु विनिर्माण और आईटी सॉफ्टवेयर में कुशल मानव शक्ति तथा तकनीकी की उच्च उपलब्धता का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मतलब ये मतलब जो हमारे पास है उसको हम अच्छी तरह से इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपयुक्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना यानी हाइब्रिड एंड विद्युत वाहनों का शीघ्र अंगीकरण और विनिर्माण के चरण 2 नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, ठीक है, और पॉलिसी ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सहित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। ठीक है, तो ये मतलब योजनाएं भारत सरकार ने शुरू भी कर दी हैं। और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में संक्रमण से चुनौतियों की अगर हम बात करें तो देखो, जो इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए स्थिर जो नीतियों का अभाव है, जो नीति है वह स्थिर नीति नहीं है। ठीक है, वो भी सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मतलब उत्पादन पूंजी गहन क्षेत्र है। ठीक है, उत्पादन पूंजी गहन क्षेत्र है जिसके ब्रेक इवन यानी ऐसी स्थिति ब्रेक इवन मतलब जहां ऐसी स्थिति जहां ना लाभ होता हो और ना ही हानि पॉइंट पर पहुंचने तथा इसके पश्चात लाभ की प्राप्ति है, तो दीर्घावधिक जो नियोजन की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सरकारी नीतियों में अनिश्चितता और इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब एक हमारा पॉइंट है। और अपर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना, ये तो हमने पहले ही कहा कि चार्जिंग और संरचना की सीमित उपलब्धता भारत में ई वाहनों के त्वरित अंगीकरण में एक प्रमुख बाधा है। ठीक है, और एक हमारा है बैटरी संबंधी प्रौद्योगिकी। तो भारत को जो अपनी जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बैटरियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में प्रयुक्त लिथियम और कोबाल्ट जैसे कच्चे माल के अभाव का उपयुक्त आयात द्वारा निवारण किया जाना चाहिए। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, और हमारा उपभोक्ता लागत, तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत डीजल या पेट्रोल कारों की कीमत की तुलना में लगभग दोगुनी है। अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर हम इनमें बात करें तो इसमें निम्न स्तर के कारण हमारी पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों की तुलना में लागत अधिक बनी हुई है। और जबकि इसकी तो संभावना है कि इलेक्ट्रिक वाहन हम सस्ते दरों पे दे सकते हैं अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छे से काम करें। ठीक है, और चार्जिंग में अत्यधिक समय की हानि होती है। तो फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है, जबकि स्लो चार्जिंग के लिए अवधि 8 घंटे भी हो सकती है। तो ये कितना ज़्यादा है, कोई कैसे 8 घंटे रुक सकता है बताओ कोई चार्जिंग स्टेशन पे। तो ये भी एक मतलब आधे घंटे रुकना भी बहुत एक अपने आप में एक चैलेंज होगा। तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें तो ऐसा मतलब चार्जिंग स्टेशन चाहिए जैसे कि हम इस समय जाते हैं जैसे फ्यूल भराने के लिए। ठीक है, फ्यूल पंप पे, तो उसमें क्या होता है हमारा 5 मिनट में हमारा फ्यूल भर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कोई एक ऐसी मतलब अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए कि जो चार्जिंग है बैटरी वाली वो एकदम चार्ज हो जाए, मतलब 5 मिनट के ऊपर ना लगे, 5-10 मिनट में ही। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। और ये पारंपरिक वाहनों में ईंधन भरने हेतु लगने वाले आवश्यक समय से बहुत अधिक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और एकाधिकार प्राधिकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माताओं की दिशा निर्देशों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, चार्जिंग अवसंरचना और ऊर्जा मंत्रालय तथा कराधान संबंधी मुद्दे के लिए वित्त मंत्रालय एवं जीएसटी परिषद से संबद्ध
प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो वो भी एक हमको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे तरह तरह की मिनिस्ट्री हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें जो हमारा मतलब समन्वय होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और रासायनिक प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण को रोकने हेतु भारत में बैटरियों के लिए पर्यावरण अनुकूल निपटान सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। तो इससे अगर हम बात करें तो इसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए परिवहन क्षेत्रों हेतु नीतिगत ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। एक अच्छी सी पहले ब्लूप्रिंट बनाई जाए उसकी, ठीक है, और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो इसमें वाहनों की लागत और चार्जिंग समय को कम करने के लिए बैटरी स्विपिंग यानी बैटरी बदलना जैसे तत्व शामिल होने चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों के आयात शुल्क के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। तो इन सब बातों को हमको इम्प्लीमेंट कर मतलब इन सब जो हमारी चुनौतियां हैं और इनकी उपलब्धियां हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और चुनौतियों से सामना करते हुए हमको उनमें सुधार करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है, जिससे कि हमारा अच्छे से सेक्टर ये ग्रोथ कर पाए। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जो जो ये मतलब SWOT मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे विश्लेषण पर प्रदान कीजिए। तो इस पे एक विश्लेषण हमको प्रदान करने की आवश्यकता है, ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। तो इसको हमको डिस्क्राइब करना है थोड़े से शब्दों में, और उसके बाद हमको इसकी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों सब को ध्यान में रखते हुए हमको इसका विश्लेषण करना है, और जो है आगे बढ़ते हुए हमको सुझाव देते हुए इसका आंसर हमको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। तो देखो, खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों या कच्चे माल से संबंधित उन यांत्रिक या रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला है जिन्हें खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने या उन्हें परिवर्तित करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन या खपत, निर्यात और विकास के मामलों में देश का पांचवा सबसे बड़ा देश उद्योग है, ठीक है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट जो एक मतलब उद्योग है। भारत के खाद्य बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 32% तथा भारत के उद्योग खाद्य निर्यात में इसका 10.07% का योगदान है। इसके अतिरिक्त यह भारत का एक सनराइज उद्योग है, ठीक है, मतलब उभरता हुआ उद्योग है जिसकी विकास दर 10% से अधिक है। तो ये भी मतलब एक अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जो मतलब 10% से अधिक जो विकास दर चल रही है, ठीक है। तो इसके महत्व के संदर्भ में अगर ये इसकी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का विश्लेषण विश्लेषण की जो आवश्यक तो इसका जो है विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यह इस क्षेत्र विकास और वृद्धि के संदर्भ में अनुवर्ती पहलों की क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके संचालन में या इसको आगे बढ़ाने में कह सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा अगर इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं कि इसके लिए हमारे लिए क्या क्या है, मतलब क्या हमारी ताकत है, क्या हमारे लिए ये अच्छा है, ठीक है, और क्या इसकी कमजोरियां हैं, ठीक है, और क्यों ये परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है बहुत ज़्यादा अभी से। तो मतलब तो इस पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो इसकी ताकत की बात करें कि इसकी मजबूतियां क्या हैं, तो ये वर्ष भर प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, प्राप्त हो सकती है हमें, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में खाद्य प्रसंस्करण की सामाजिक स्वीकार्यता है और कृषि प्रसंस्करण को प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाना और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता और संपूर्ण देश में विनिर्माण सुविधाओं का विशाल नेटवर्क, ठीक है, इस क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के लिए विशाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है। और अब इसकी कमजोरियों की बात करते हैं। तो देखो, कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण विधियों का अभाव होता है, ठीक है। और नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों और उपकरणों की जो
उपकरणों की कम उपलब्धता होती है और सूचना प्रबंधन के संदर्भ में अपर्याप्त स्वचालन यानी ऑटोमेशन व्यवस्था जो है इसमें कमी है यहाँ पे, ठीक है। और बिचौलियों की अधिक संख्या के कारण अक्षम आपूर्ति, तो आपूर्ति श्रृंखला इससे बाधित होती है क्योंकि बिचौलिए जो है ज़्यादा दाम पर चीज़ों को देते हैं, ठीक है। और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और उद्योग के माध्यम से अपर्याप्त जो संयोजन होता है, तो ये हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तब जाके हम इसको अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हमारी जो इतनी कमियां हो गई, ठीक है। अब इसके अवसर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर अवसर के बारे में बात करें तो देखो, कृषि पारिस्थितिकी परिवर्तनशीलता के कारण देश में फसल और सामग्री का विशाल आधार और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियों हेतु व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। और कृषि निर्यात क्षेत्र यानी जो AEZs होते हैं और फूड पार्कों की स्थापना से ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के विकास में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। और जो ये अनुकूलन, जो जनसांख्यिकीय प्रोफाइल यानी लोगों की बदलती जीवन शैली, आय का बढ़ता स्तर और परिवर्तन उपभोग प्रवृत्ति इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जैसी समकालीन प्रौद्योगिकियों में हुए विकास का समेकन त्वरित सुधार और प्रगति के लिए विशाल संभावनाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये वैश्विक स्तर के खुले वैश्विक बाजारों के खुलने से हमारी विकसित तकनीकों के निर्यात में वृद्धि हो सकती है तथा अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसरों को सृजन में प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये भी एक हमारा है, जो हम जो रोजगार के लिए इतना हमारे पास मैन पावर है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अपना इनका अच्छे से काम कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे अवसर हैं जिनसे हम अपने देश का संपूर्ण विकास करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो ये 10% से जो हमारी ये वृद्धि ग्रोथ रेट चल रही है, ये कम से कम 15 से 16% ग्रोथ रेट चलेगी अगर इन चीज़ों को हम पूरा कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, ठीक है। और इसके अब खतरे देख लेते हैं कि क्या खतरे हो सकते हैं इसके लिए। तो इसमें देखो, वैश्विक अभिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा, तो भाई उनसे प्रतिस्पर्धा तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अच्छा होता है। और अच्छा होने के साथ साथ मतलब क्वालिटी होने के साथ साथ जो उनका कॉस्ट जो आती है, ठीक है, वो भी कम आती है। तो उनसे हमको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। अन्य उद्योगों में बेहतर कार्य परिस्थितियों के कारण यहाँ से प्रशिक्षित श्रम बल का पलायन, इससे संभवतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में श्रम बल की और कमी हो सकती है, ठीक है। और भारतीय समाज में ताजे खाद्य पदार्थों की वहनीयता और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं हैं, ठीक है। तो ये भी है हमारे लिए। और सामग्रियों के वाहन की उच्च लागत और पैकेजिंग लागत एवं कराधान दर, तो इन पे भी हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैकेजिंग कैसे की जा रही है, उसकी लागत कितनी आ रही है, ठीक है। तो उन सब बातों को हमको ध्यान में रखना है और उनसे खतरों से निपटते हुए चलना है, ठीक है। मतलब उनकी जो कमजोरियां हैं उनसे हमको आगे बढ़ के काम करना है। तो इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल आय सृजन को बढ़ावा देगा बल्कि अपव्यय में कटौती करेगा और मूल्य संवर्धन, विदेशी मुद्रा अर्जन और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा में सहायता करेगा। और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश का गुणक प्रभाव रोजगार सृजनकर्ता संभावना में वृद्धि करता है। साथ ही यह गुणज प्रभाव किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में अत्यधिक है, ठीक है। और इन कारकों के संदर्भ में सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, की शुरुआत की है, जो एक अच्छी पहल है सरकार की। इसी तरह और भी सरकार को अच्छे अच्छे इस क्षेत्र के लिए स्कीमें लानी चाहिए और जो ये रूल एंड रेगुलेशन है उसके लिए वो सरल बनाने चाहिए। साथ ही जो है जो ये मतलब इसके जो चुनौतियां हैं, ठीक है, और ख़तरे हैं, इनको हमको ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी लानी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम और भी मतलब और भी अहम इसका असर पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देश में
विश्वसनीय और द्रुतगामी सड़क नेटवर्क के महत्व की पहचान करते हुए भारत की सड़क अवसंरचना में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का उल्लेख कीजिए। तो मतलब बताना है कि जो ये विश्वसनीय और द्रुतगामी मतलब बहुत तेज़ी से जो सड़क नेटवर्क जो बहुत तेज़ी से सड़क नेटवर्क जो कनेक्टिविटी चल रही है एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं जैसे हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो इनके बारे में उनको बताना है कि जो सड़क संरचना में सुधार है तो सरकार ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो पहले तो हमको ये विश्वसनीय और द्रुतगामी जो हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, क्या मतलब क्यों महत्व है ये इसका, क्यों इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत की दूसरा हमारा हो जाएगा कि भारत की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन सी पहलें हैं और उनके बिंदुओं को आधार में रखकर हमको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो ये हम अगर बात करें तो भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ठीक है, जो संपूर्ण देश में 5.4 बिलियन किलोमीटर विस्तृत है। भारत में एक विश्वसनीय और द्रुतगामी सड़क नेटवर्क का निम्नलिखित कारणों में अत्यधिक महत्व है। तो इसमें सड़क नेटवर्क का महत्व की बात करें तो सड़क नेटवर्क द्वारा देश की सभी वस्तुओं के 64.5% और कुल यात्री यातायात के 90% भाग का परिवहन किया जाता है, क्योंकि विकास एवं अवसंरचना के संदर्भ में परिवहन के बहुविधि यानी मल्टी मॉडल जो प्रतिमानों के मिश्रण का अभाव है। और सड़कें जो हैं भारत के विकास एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आंतरिक क्षेत्रों तक संपर्क यानी हिंटरलैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए सड़क सड़क कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सड़क अवसंरचना कार्य बल की नम्यता और गतिशीलता को प्रभावित करती है, जो कि एक नियोजन स्तर में परिलक्षित होती है। तो सड़क अवसंरचना के विकास का प्रभाव अन्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यटन के विकास, विदेशी निवेशों के अंतर्वाह और क्षेत्रीय विकास आदि पर दृष्टिगोचर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सड़क नेटवर्क से पता चलता है कि हमारे जो देश का कैसे मतलब विकास होगा, जहाँ जैसी उसके लिए फैसिलिटी होगी उसी तरह वो विकास में आगे बढ़ता है, ठीक है, उसी तेजी के साथ। तो ये सड़क परिवहन विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी व्यापार और सहयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु जो आंतरिक यानी हिंटरलैंड को बंदरगाहों के साथ संयोजित करना भी महत्वपूर्ण है। यह भारतीय वस्तुओं के निर्यात प्रतिस्पर्धा में भी सहायता करेगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो सड़क है, रेलवेज है, इन चीज़ों का अगर हम, और हवाई या मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, तो इन चीज़ों पर अगर हम काम करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही जो फ़ायदेमंद होता है, और हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। तो भारत की सड़क अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं हैं, इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे देश के प्रमुख जो बंदरगाहों की राष्ट्रीय राजमार्गों से सड़क संयोजकता मतलब कनेक्टिविटी आदि इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। भारतमाला परियोजना है, यह परियोजना सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों के विकास और तटीय बंदरगाह संपर्क सड़कों के विकास तथा राष्ट्रीय गलियारे और आर्थिक गलियारों की दक्षता में सुधार जैसी नई पहलों की परिकल्पना करती है। और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का विकास, तो ये भी एक मतलब सरकार का एक अहम काम है जो उनने किया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी जिला मुख्यालयों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करने हेतु पूर्वोत्तर हेतु सड़क के उन्नयन की योजना निर्मित की है, ठीक है। साथ सरकार ने मध्य और पूर्ववर्ती भारत के सुदूरवर्ती जिलों में राष्ट्रीय और राजमार्गों के विकास के लिए रिक्वायरमेंट प्लान, ठीक है, रोड रिक्वायरमेंट प्लान को भी स्वीकृत किया है, ठीक है, स्वीकृत प्रदान की है। तो ये भी एक अच्छा मतलब माना जा रहा है, ठीक है।
इसके साथ साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो हमारा चल रहा है, एक नया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल विकसित किया गया है, जिसमें सरकार प्रथम 5 वर्षों में परियोजना लागत के 40% का योगदान करती है, जबकि निजी अभिकर्ता परियोजना के पूर्ण होने के बाद शेष 60% लागत का भुगतान करते हैं। ठीक है। निर्माण चरण के दौरान 7% लागत का वहन इक्विटी या ऋण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, जिससे हम अपना रिवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और अपने एक अच्छे से मतलब मॉडल को एक अच्छी सी रोड बना पाते हैं, यानी एक हाईवेज बना पाते हैं। ठीक है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करें तो निजी वित्त पोषण की सुविधा के लिए सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होती है। ठीक है। तो इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, तो ये भी मतलब इनके लिए बहुत ही जो इंडिया ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट में जो ये 100% एफडीआई की बात की है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कदम है इनका। और सॉरी सॉरी गाइस। और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति प्रदान करना, तो ये भी हमारा जो सरकार का ही काम है। और लॉजिस्टिक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम, इसमें क्या होगा कि इसका उद्देश्य अवसंरचनात्मक, प्रक्रियात्मक या सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से माल प्रेषण यानी कंसाइनमेंट की लागत, समय, ट्रैकिंग और हस्तांतरणीयता में सुधार के लिए माल के आवागमन में वृद्धि करना है। ठीक है। इसी की तरह भूमि राशि पोर्टल की अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क अवसंरचना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और स्वचालित करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भूमि राशि पोर्टल कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इन सब विभिन्न पहलों की अगर हम बात करें, पहलों के बावजूद भी कई बाधाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अत्यधिक दबाव है, धन की कमी, मौजूदा अवसंरचना के अपर्याप्त रखरखाव, सड़क दुर्घटनाओं और सुरक्षा आदि के संबंध में चिंताएं विद्यमान है। इस प्रकार इसका उद्देश्य सड़क नेटवर्क का विस्तार, सड़क रखरखाव और सुझाव में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके कनेक्टिविटी में और अधिक वृद्धि करना होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि हमारा अच्छे से हर एक चीज़, देखो ये मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो शहर से गांव के लोग शहर में पलायन करते हैं, तो ये भी एक हमारा अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो उसको भी हम रोक पाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी तो अच्छा रोड होगा तो लोग जाके उसका ट्रांसपोर्टेशन साधन होगा, तो वो लोग गांव के लोग अपना अगर शहर में काम करना चाहते हैं तो गांव से जाएंगे, शहर में काम करके शाम को फिर लौट कर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कनेक्टिविटी का ही बात होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा कि परिशुद्ध खेती से क्या अब क्या आशय है। ठीक है। परिशुद्ध खेती क्या होती है, क्या है ये परिशुद्ध खेती। ठीक है। अब परिशुद्ध खेती कृषि को साधारणीय और लाभदायक बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकती है। तो परिशुद्ध सूची को हमको पहले तो परिशुद्ध जो खुशी मतलब परिशुद्ध परिशुद्ध खेती है उसको तो पहले मतलब प्रेसीशियन जो ये मफ फार्मिंग है इसके बारे में हमको बताना है, फिर इसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में लिखना है, फिर परिशुद्ध खेती कृषि को साधारणीय और लाभदायक बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकती है और इसके द्वारा सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसके लिए, तो इनको हमको डिस्क्राइब करना है थोड़े थोड़े शब्दों में। ठीक है। तो हमको जो है परिशुद्ध खेती की बात करें, जिसे सैटेलाइट फार्मिंग या स्थान विशिष्ट फसल प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। का आशय है कि डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उसकी उपज को अधिक बनाने के लिए उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों का अनुपयोग, ठीक है, अनुपयोग किया जाए और इसे सूचना और संचार तकनीकी, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, रोबोटिक्स, ड्रोन और वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी और जियो स्पेशियल मेथड और ऑटोमेटेड
पोजीशन सिस्टम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने की आवश्यकता है। जैसे सेंसरों से युक्त ट्रैक्टर फसलों हेतु अनुकूल गहराई तक भूमि की जुताई करने में सहायता हो सके, ठीक है, हो सकते हैं। और उपग्रह से प्राप्त चित्रों का उपयोग मृदा के पोषण स्तर की पहचान करने, विकास की सघनता को निर्धारित करने और खेत में अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। और फलस्वरूप आवश्यकता के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। और कीटों के हमलों का सटीक रूप से पता के लिए सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। तो इन तरीकों को हम अपना सकते हैं। या निम्नलिखित में से किस प्रकार साधारणीयता को सुनिश्चित करती है? तो अगर हम साधारणीयता की बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि मतलब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि उचित स्थान उचित समय पर रसायनों की उचित मात्रा का प्रयोग फसलों, मृदा, भूजल तथा इस प्रकार की संपूर्ण फसल चक्र हेतु लाभदायक होता है। यह रसायनों के न्यूनतम उपयोग के माध्यम से प्रदूषण को कम करती है और कीटनाशक प्रतिरोध के विकास में कमी को प्रेरित करती है। यह कृषि रासायनिक उत्पादों के अनुकूलन के माध्यम से पर्यावरण में विशेष रूप से नाइट्रेट निचालन और भूजल संदूषण के जोखिम को कम करेगी, ठीक है। और यह बेहतर संसाधन प्रबंधन के लिए अवसर प्रदान करती है और साथ ही संसाधनों के अपव्यय को भी कम करती है। उदाहरण के लिए भूमि जल व अन्य संसाधनों की निगरानी प्रबंधन में सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और परिशुद्ध खेती उपकरण कृषि में प्रयुक्त मशीनरी की दक्षता को बढ़ाकर पर्यावरण पर कृषि का दबाव को कम करने में भी सहायता प्रदान कर सकती है। तो ये हमारे लिए मतलब एक साधारणीय रूप से ये हमारे लिए अच्छी हो सकती है अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही चीज़ें उपलब्ध होंगी, ठीक है। चाहे जुताई की बात कर लो, चाहे न्यूट्रिएंट्स की बात कर लो, चाहे फर्टिलाइज़र की बात कर लो, ठीक है, और चाहे मृदा परीक्षण की बात कर लो, तो उन सब चीज़ों को हम जितनी आवश्यकता होगी फसल को उतना ही प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखो, परिशुद्ध खेती प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उपज में वृद्धि के साथ साथ उर्वरक और रासायनिक अनुप्रयोगों को लागत उल्लेखनीय ढंग से कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बीजों और रसायनों के उपयोग में दोहराव ना हो, ठीक है, या सुनिश्चित करने के लिए मशीनों को निर्देशित करने हैं तो जीपीएस का उपयोग करना, ठीक है। इस प्रकार कृषक जल, कीटनाशक और उर्वरक लागत पर बचत करने में अपने निवेश के प्रतिफल में वृद्धि कर सकते हैं। तो लागत कम आएगी तो उनको जो है अपने प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट जैसे गेहूं पैदा हुआ तो उसको जो है फसल काट के अगर कम दाम पे भी मिलता है, लागत कम आती तो उनको फायदा तब भी मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस। तो यह आगतों की लागत को 18 से 20% तक कम कर सकती है और उपज में 30% मतलब चावल या गेहूं में 100%, मतलब चावल गेहूं में 30% और ये गन्ना और फलों और सब्जियों में 100% तक वृद्धि हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसी एग्रीवी खेत पर सभी गतिविधियों को अपेक्षाकृत सुगम बनाता है, ठीक है। और जो ये हमारा कृषि उत्पादकता में सुधार करता है। जीपीएस साइल सैंपलिंग की बात करें तो किसी खेत की मृदा का परीक्षण करने में उसमें उपलब्ध पोषक तत्व, पीएच स्तर और अन्य आंकड़ों की परास की जानकारी प्राप्त होती है, जो सूचित और लाभदायक निर्णय लेने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वचालित सेंसर का उपयोग करके फसल उपज, फसल सुरक्षा, सिंचाई के लाभों को अधिकतम बनाने में सहायता हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में श्रम लागत कम आती है, ठीक है। तो हम श्रम लागत को भी कंट्रोल कर सकते हैं और मृदा मापक मापदंडों का परिवीक्षण यानी मॉनिटर सॉयल और प्लांट पैरामीटर्स को भी हम जो है अच्छे से कर सकते हैं। जैसे उत्पादन समग्र क्षेत्र में सेंसर लगाकर पादपों की वृद्धि के लिए उच्चतम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। और अपेक्षाकृत अधिक कुशल प्रथाओं जैसे कि उर्वरक उपयोग, अन्य आगतों के प्रबंधन में सुधार के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे
प्रतिस्पर्धा होगी तो अन्य किसान भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको ये परिशुद्ध खेती के व्यापक लाभों और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी उपयोगिता के कारण सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, और ड्रोन मोबाइल ऐप आदि का उपयोग जैसी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम इससे अच्छे तरीक़े से काम कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्शन ले पाएंगे। ठीक है, कम लागत के साथ। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ऊर्जा बास्केट का विविधीकरण करने में आवश्यकता को समझाते हुए इस संबंध में चुनौतियों की पहचान कीजिए। तो भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन से हैं? ठीक है, पहले तो हमको स्रोत के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके विविधीकरण में जो बास्केट है के विविधीकरण कौन कौन से हैं ऊर्जा के, ठीक है, और विविधीकरण में संबद्ध चुनौतियाँ कौन सी हैं, ठीक है, और उसका जो है उसके चुनौतियों को हमको जो अच्छे से उसको आंसर लिख देना है चुनौतियों के बाद हमको उसका सलूशन देते हुए। ठीक है, तो अगर हम बात करें विविधीकरण की, तो इसमें जो ऊर्जा के विविधीकरण की, तो भारत में ऊर्जा के विविधतापूर्ण स्रोतों और तथा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि और गैर पारंपरिक स्रोत। तो ये पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे मतलब कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, और गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें तो पवन है, सौर ऊर्जा है, कृषि है, घरेलू अपशिष्ट हैं। ठीक है, तो कृषि घरेलू अपशिष्ट से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, का प्रयोग किया जाता है। जून 2019 में ऊर्जा बास्केट में सम्मिलित स्रोतों का भारांश कुछ इस प्रकार है। तो कौन कौन से स्रोत कितने हैं इसका हम अभी अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ से मिलती, अच्छे से नहीं है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हम यहाँ 35% कर पा रहे हैं। कोल से हम 53% जो है, हम आधे से ज़्यादा जो है कोल से एनर्जी पूरी करते हैं। ठीक है, गैस से जो नेचुरल गैस होती है उससे हम केवल 6.9, ठीक है, 6.9 करते हैं, और न्यूक्लियर 1.92% से भी कम है, और लिमिट और डीजल से 0.2%। तो हम ये इस प्रकार हमारा एनर्जी सोर्स है। तो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है हमारी, 12.6%। विंड पावर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा 10.196 है, और सोलर पावर की बात करें तो 8.7 है, बायोमास से 2.7 है, और स्मॉल से बात करें तो 1.3 है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब इतना हमारा एनर्जी का सोर्स है, जहाँ जहाँ से हम एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण का अर्थ सीमित संसाधनों, प्रदाताओं आदि पर निर्भरता को कम करने हेतु विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की आपूर्तिकर्ताओं और परिवहन मार्गों का उपयोग करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कारकों की कारण यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ती मांग यानी बढ़ती जनसंख्या, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के साथ ही भारत की हालिया विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं जैसे कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता के विकास लक्ष्य, वर्ष 2022 तक सभी के लिए 24/7 विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन आदि के कारण ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत की प्राथमिक ऊर्जाओं के लगभग 3/4 भाग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन द्वारा की जाती है, और इसका उपयोग, ठीक है, मतलब 3/4 हम लोग जीवाश्म ईंधन से करते हैं, और इसका लगभग 80% आयात किया जाता है। विविधीकरण जो विभिन्न स्रोतों से घरेलू विद्युत की आपूर्ति के माध्यम से विदेशी ऊर्जा आयात को प्रतिस्थापित कर सकता है। ध्यातव्य है कि विदेशी ऊर्जा आयात पर निर्भरता चालू खाता घाटे में वृद्धि और विद्युत के मूल्यों में अस्थिरता का मुख्य कारक है। ठीक है, और साधारणीयता की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण संबंधी बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक रुझान स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर केंद्रित हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। हालिया इस संदर्भ में चुनौतियों का कौन सी विद्यमान है, इन चुनौतियों को हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पर्याप्त
पर्याप्त सहयोग का अभाव। तो सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में पर्याप्त सहयोग और नीतिगत समर्थन दिए जाने का अभाव है। इसके अतिरिक्त लोक लुभावन नीतियों के रूप में ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति के कारण बिजली टैरिफ सुधार चुनौती पूर्ण रहा है। ठीक है, और घरेलू उत्पादन से संबंधित चुनौतियां, तो कोयला खदानों की नीलामी में विलंब के कारण घरेलू उत्पादन में कमी से आयातित कोयले पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण में विलंब भी घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण की प्रक्रिया को बाधित करता है। ठीक है, और हमारा थर्ड है कि हमारा परमाणु ऊर्जा संबंधी बाधाएं। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर प्राय स्थानीय लोग प्रतिरोध करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु आपूर्तिकर्ता एनएसजी का जो सदस्य नहीं है, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। एनएसजी जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, सदस्य नहीं होने के कारण भारत में परमाणु ईंधन की आपूर्ति भी बाधित रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के जो समर्थन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी एक मुख्य चुनौती है, जैसे कि WTO में अमेरिका द्वारा भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन है तो घरेलू जो सामग्री आवश्यकता के संदर्भ में आपत्तियां इस क्षेत्र के विकास संबंधी गतिविधियों को बाधित कर सकती हैं। ठीक है, ग्रिड एकीकरण की अगर हम बात करें, चूंकि अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सतत प्रकृति के हैं, इसलिए पावर ग्रिड अवसंरचना के तहत इन्हें एकीकृत करना स्वयं के लिए एक चुनौती कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हालिया अगर बात करें तो सरकार ने विभिन्न पहलों जैसे शक्ति, कोयला नीलामी, पारदर्शिता, हेल्प की बात करें तो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, और उदय की बात करें तो उदय की यानी डिस्कॉम, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आदि के माध्यम से इस चुनौती के निवारण हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में भी बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अच्छे काम किए हैं, लेकिन और भी अच्छे काम करने की आवश्यकता है हमें सरकार को। ठीक है, ताकि हमारा अच्छे से ये मतलब सेक्टर परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है हमारा मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। देखो बार बार वैसे क्वेश्चन आ रहे थे बेरोजगारी वाले, और वो तो देखो मानव पूंजी का भी आ गया। ये भी हमारा पूरा अब सेक्टर जो है हमारा कंप्लीट आंसर हमारा होने वाला है। तो इसका वर्णन कीजिए, और मानव पूंजी निर्माण में जो आर्थिक वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तो मानव पूंजी क्या होती है, इसको पहले तो हमको बताना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें जो मानव पूंजी में निवेश के लिए आर्थिक और गैर आर्थिक लाभों को हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि मतलब मानव पूंजी किस प्रकार जो आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान दे रहा है। ठीक है, तो कितना दे रहा है, क्यों, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सब बातों को हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी को ज्ञान, कौशल और क्षमता और अन्य गुणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनका व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने जीवन काल में अर्जन और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के उत्पादन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान, तो इनका क्या योगदान रहा है। तो मानव पूंजी में निवेश व्यक्ति और समाज हेतु बेहतर बृहद स्तर पर आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त गैर आर्थिक लाभों के रूप में इसका जो प्लवन प्रभाव है, यानी स्पिलओवर जो इफेक्ट है, ठीक है, होता है। ऐसी गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदारी में वृद्धि करता है। ठीक है, जो उत्पादन से संबंधित ना हो या अर्थव्यवस्था की विकास स्थिति में सुधार करती है। ऐसा निम्नलिखित तरीकों से संभव है। ठीक है, तो इसमें पहला तो है हमारा व्यक्तिगत स्तर पर मानव पूंजी में निवेश मानव संसाधन को नियोजनीयता में वृद्धि करता है, क्योंकि यह बेहतर शिक्षा और उचित प्रशिक्षण, उच्च दक्षता और परिणाम के साथ कुशल श्रम बल का सृजन करती है। ठीक है, साथ ही यदि व्यक्ति पहले ही नियोजित है तो मानव पूंजी निर्माण में बेहतर आय और करियर की संभावना के साथ सकारात्मक संबंध हो सकता है। ठीक है,
तो ये भी हमारे लिए अच्छा, ये हमारा एक महत्वपूर्ण इसका पॉइंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो एक शिक्षित और कुशल व्यक्ति जो होता है वो आधुनिक विचारों के प्रति सुग्राही होता है। ठीक है, मतलब उसके प्रति सकारात्मक होता है और अपनी जो तकनीकी और व्यवसाय ज्ञान और उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत जो प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रोत्साहित करता है और ये इस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो संगठनात्मक स्तर पर कुछ शिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की उच्च उत्पादकता अन्य कर्मियों के प्रदर्शन में भी वृद्धि कर सकती है। तो इस प्रकार ये फर्म की लाभ प्रदाता है। ठीक है, लाभ प्रदाता में वृद्धि करता है। सामाजिक स्तर पर मानव पूंजी भवन उपकरण मशीनरी अन्य जो संसाधनों जैसी भौतिक पूंजी के कुशल उपयोग में योगदान करती है या दीर्घावधि में उत्पादन और पूंजीगत मूल्यों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। लोगों की वास्तविक आय में बढ़ोतरी से वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में वृद्धि होती है। परिणामतः अगर ये बात करें तो यह आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति स्वयं के लिए अपने आश्रितों के स्वास्थ्य और व्यक्तिनिष्ठ कल्याण जैसे व्यक्तिगत लाभों में अतिरिक्त निवेश करेंगे। इससे आर्थिक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होने की संभावना होगी। ठीक है, तो ये एक दबाव को भी कम करता है जो हमारा आर्थिक होता है। ठीक है, और ये मानव पूंजी के निवेश में अधिक सुविज्ञ नागरिकों का सृजन करता है और न केवल आर्थिक बल्कि अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी में वृद्धि करता है। यह व्यापक सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहित करता है तथा राष्ट्र में संस्थानों को भी सुदृढ़ करता है, यानी बहुत मजबूत बनाता है ये। और मानव पूंजी निवेश का आर्थिक समृद्धि और विकास पर फीडबैक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अधिक शिक्षित नागरिक फीडबैक साझा करेंगे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, अधिगम सरल और एवं अधिक कुशल बनेगा। ठीक है, तथा इनके प्रभाव स्वरूप पुनः अधिक नागरिक शिक्षित बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव स्वरूप पुनः नागरिक शिक्षित बन गए तो अतः मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एवं विकास परस्पर सकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं। और चीन और भारत की अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए मानव पूंजी निर्माण को उत्तरदायी माना जा सकता है। यद्यपि विकसित देशों में की तुलना में इन देशों में अभी भी मानव पूंजी निर्माण में अंतराल विद्यमान है। ठीक है, तो हमारा जैसे इंडिया है, चाइना है, तो यहाँ मानव पूंजी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ अगर रोज़गार हो, हम चीज़ें अगर उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ वहाँ पे, ठीक है, तो हम बहुत तेज़ी से इसको जो है रिसोर्स के रूप में एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी जनसंख्या इतनी है हमारी इंडिया की, तो सेकेंड पोजीशन पे भी है, जो मतलब चाइना से भी हमारे यहाँ तो इस समय एक नवयुवक हैं, मतलब सब युवा हैं। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में भी काम, मतलब दोनों से इनका विकासात्मक कार्यों में इनका योगदान हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखना चाहिए। तो गाइज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो और गाइज आप लोग देखो यार, आप लोग थोड़ा सा ये किया करो, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो। कितने कम लोग देख रहे हैं यार, थोड़ा सा तो मोटिवेट करो हैं, वरना तो मोरल डाउन हो जाता है हमारा कि मतलब बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तभी मैं कर पाऊँगा, वरना चीज़ें हो नहीं पाएंगी, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।